Welcome to Quality Coaching Academy. In a coil of area 10 centimeter square and 10 turns, the magnetic field is directed perpendicular to the plane and changing at the rate of 10 raised to the power 8 gas per second. The resistance of the coil is 20 ohm. What is the current in the coil? देखिए ये जो ना क्वेश्चन नंबर 123 में है ऑप्शन ए. हाँ, क्वेश्चन 123 में है ऑप्शन ए. देखिए नंबर ऑफ टर्न्स है 10 और एरिया जो है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है जब आप सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. और हमें पता है कि 1 वेबर बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर 4 गास. तो 10 रेज़ टू द पावर 8 गास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना 1 टेस्ला, ये बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 4 गास. तो 10 रेज़ टू द पावर 8 गास बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 4 टेस्ला के. ये जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ये गास में गिवन है और 10 रेज़ टू द पावर 8 गास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 4 टेस्ला के. ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड. और रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम. क्या मालूम करना है? वोल्टेज, वो करंट. तो करंट बराबर होता है ईएमएफ या वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. और ईएमएफ बराबर होता है एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है ना, और मल्टीप्लाई एरिया. ये है मैग्नेटिक, ये है ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कॉइल. एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया और रेजिस्टेंस है इधर 20 ओम. अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 10. और मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रही है? वो चेंज हो रही है 10 रेज़ टू द पावर 8 गास पर सेकंड से या 10 रेज़ टू द पावर 4 टेस्ला पर सेकंड. तो 10 रेज़ टू द पावर 4 टेस्ला पर सेकंड. ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज. और एरिया है 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 20. ये कैंसिल और 10 10s are 100 डिवाइड बाय 20 5 एम्पायर. द करंट इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. और ईएमएफ बराबर है एन डेल्टा बी बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. एन है 10. मैग्नेटिक फील्ड में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 रेज़ टू द पावर 4 टेस्ला पर सेकंड. और एरिया है 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ये बराबर है 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर के. ये हुआ करंट 5 एम्पेयर. The correct option is option A. Now 124. An EMF of 6 volt is induced in the given coil when the current is changed at the rate of 30 ampere per minute. What is the inductance of the coil? Coil का inductance कितना होगा? और जो EMF है ना वो 6 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं और करंट चेंज हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 30 एम्पेयर पर मिनट. 124 में आ रहा है, 124 में है सी. किस तरह? देखिए करंट चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 30 एम्पेयर पर मिनट. ये हो जाएगा 30 एम्पेयर और 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड. तो 30 बाई 60 0.5 एम्पेयर पर सेकंड. ये हुआ डेल्टा आई बाय डेल्टा टी. और ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 6 वोल्ट. तो इंडक्टेंस होगा ईएमएफ डिवाइड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. इंडक्टेंस कितना होगा? ईएमएफ डिवाइड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो ईएमएफ है 6 वोल्ट और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 0.5. तो 6 डिवाइड बाय 0.5 12 हेनरी. दैट इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का फार्मूला है ईएमएफ प्रोड्यूसेस डिवाइड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ईएमएफ है 6 वोल्ट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0.5. 6 divided by 0.5 become 12 Henry. That is the EMF, that is the inductance of the coil. 124 option C. 125 को देखें. The magnetic flux link with the coil of 1 turns change from 1 Weber to 0.1 Weber in 0.1 second.
द EMF विल बी व्हाट, ऑप्शन ए 125 में ऑप्शन ए। देखिए इसमें ये बता रहे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुआ 1 वेबर से 0.1 वेबर तक। चेंज इन फ्लक्स कितना आया, 1 वेबर से फ्लक्स चेंज हुआ 0.1 वेबर तक। तो 1 से 0.1 तक किया, कितना चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में आया, 0.9 वेबर का चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में आया पर सेकंड। और नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 1, नंबर ऑफ टर्न्स है 1, n है 1। और क्या मालूम करना है, EMF। तो फैराडे लॉ के मुताबिक EMF बराबर होता है n और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो n कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 1 और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया 0.9 का, ठीक। और इसने कितना टाइम लिया है, इसने टाइम लिया है 0.1 सेकंड का, ठीक। तो ये है n है 1 और फ्लक्स में चेंज आया 0.9 का। किस तरह 0.9 का, क्योंकि फ्लक्स 1 से आया 0.1 तक, तो 1 से जब ये 0.1 तक आया तो कितना चेंज आया, 1 माइनस 0.1, 0.9। ये फ्लक्स में चेंज आया और इस चेंज ने कितना टाइम लिया, 0.1 सेकंड। पॉइंट के साथ कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट 9 वोल्ट and the EMF induced in the coil must be 9 volt. That is the EMF according to Faraday law. EMF equals to n time rate of change of magnetic flux. n है 1, magnetic flux 1 वेबर से 0.1 वेबर पे गया, मतलब इसमें 0.9 वेबर में का चेंज आया। तो 1 मल्टीप्लाई 0.9 और ये चेंज कितना टाइम में आया, 0.1 सेकंड में। ऊपर 0.9 नीचे 0.1, पॉइंट कैंसिल एंड यू विल गेट 9 वोल्ट, ऑप्शन ए 125 ऑप्शन ए। 126 को देखें, ये भी है ऑप्शन ए। 126 में है द कॉइल ऑफ एरिया ए kept perpendicular in the magnetic field. If the coil rotate by 180 angle the change in the flux. देखिए इनिशियली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के सामने परपेंडिकुलर पड़ा है तो फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम BA। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलर पड़ा हो तो मैक्सिमम जो है ना वो फ्लक्स उससे पास होता है। तो इनिशियली कॉइल परपेंडिकुलर पड़ा है तो कितना फ्लक्स उससे पास हो रहे, BA। अब हमने कॉइल को चेंज किया 180 डिग्री से, 90 से चेंज किया, परपेंडिकुलर पड़ा था मतलब 90 एंगल पे कॉइल पड़ा था तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा था। अभी ये चेंज हुआ 180 पे, जब 180 पे ये चेंज हुआ तो फ्लक्स 0 हुआ। फ्लक्स कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि जब ये कॉइल इस तरह पड़े, कॉइल इस तरह था तो उससे मैक्सिमम लाइंस पास हो रहे थे, कॉइल इस तरह पड़ा था तो मैक्सिमम लाइंस पास हो रहे थे। जब कॉइल इस तरह हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में एंगल 90 हो गई और cos 90 क्या देता है, 0, और फ्लक्स क्या हुआ, 0। तो कितना चेंज फ्लक्स में आया, पहले फ्लक्स था BA, अब कितना हुआ, 0। तो कितना चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में आया, BA माइनस 0 BA इसमें चेंज आया। पहले फ्लक्स मैक्सिमम था, फिर हमने कॉइल को रोटेट किया, फ्लक्स 0 हुआ, अब इसमें कितना चेंज आया, मैक्सिमम माइनस 0 मैक्सिमम, BA माइनस 0 BA। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 126 ऑप्शन ए। 127 में देखें, 127 the direction of induced current in the coil is always such that it opposes the cause due to which it produces. This law is called Lenz law. Lenz law ये बता रहे कि इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन हमेशा इस तरह होगा कि अपने काज को ही अपोज करेगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it opposes their own cause and that is called Lenz law. ठीक, तो ये लेंज लॉ है, ऑप्शन बी। 128 लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 128 में है डी। लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, लेंज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ आपको ये बता रहे कि जो EMF प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स, ये क्यों प्रोड्यूस होता है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। अब कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो कॉइल में वोल्टेज पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किधर से आती है, ये मैकेनिकल एनर्जी, आप मैग्नेट को मोशन देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए लेंज लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 128 में आ रहे ऑप्शन डी। नाउ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स 129 में देखें, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज। जितने भी फील्ड होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्म है क्लोज रीजन,
मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्लोज रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज रीजन। जितने भी फील्ड्स होते हैं वो हमेशा क्लोज रीजन फॉर्म करते बनाते। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से एमिट होते हैं और साउथ पोल के ऊपर टर्मिनेट होते हैं, और ये जो रीजन बनाता है अराउंड द मैग्नेट हमेशा क्लोज ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लोज रीजन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्लोज रीजन में होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्लोज रीजन में होता है। तो 129 में आ रहे बी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड। नाउ 130 में देखें, a battery of 6 volt is connected to the terminal of 3 meter long wire of uniform thickness and resistance of order 100 ohm. The potential difference between 2 points separated by 50 centimeter must be 1 volt. 130 में आ रहे ऑप्शन ए। देखें, ये जो है ना आपको 3 मीटर लॉन्ग वायर गिवन है, 3 मीटर लॉन्ग वायर आपको गिवन है, सपोज 300 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर गिवन है, और इधर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है 6 वोल्ट। ठीक, ये सारा लाइन कितना है, ये सारा लाइन 300 सेंटीमीटर का है, और इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का। तो वो दो पॉइंट्स जो 50 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हो, 50 सेंटीमीटर, उधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखें, अगर सारे लाइन में 300 सेंटीमीटर लेंथ है और उधर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 300 सेंटीमीटर लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का, तो 50 सेंटीमीटर तो 300 सेंटीमीटर से 6 टाइम कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 टाइम कम होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। ये तो बड़ा वायर है, इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा। पोटेंशियल रेजिस्टेंस के बेस पे ड्रॉप होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस उधर ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो इधर जो लेंथ थी वो 300 सेंटीमीटर थी, 3 मीटर 300 सेंटीमीटर लेंथ थी, और सारे लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, 6 वोल्ट। तो अगर मैं लेंथ को 50 सेंटीमीटर कर लूं, 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ, और वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगी। और लेंथ कितना कम हुआ, 300 सेंटीमीटर से लेंथ 50 सेंटीमीटर पे आया, 50 सेंटीमीटर पे आया। तो जब लेंथ 300 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर पे आया, लेंथ 6 टाइम कम हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप भी 6 टाइम कम हो जाएगी, और 6/6 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 130 ऑप्शन है। 131, there are 8 equal resistance, each of resistance R, 2 are connected in parallel, such 4 groups are connected in series, what is the equivalent resistance? ऑप्शन बी। 131 में देखिए 8 रेजिस्टेंस है, 8 131 में है ऑप्शन बी। देखिए 8 रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू है 8, और हर 8 रेजिस्टेंस है और हर एक की वैल्यू है R। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R, और 8 रेजिस्टेंस है, मतलब 8 रेजिस्टेंस R इस तरह 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस है इस तरह, और हमने दो के ग्रुप्स को पैरेलल में लगाया। किस में लगाया, पैरेलल में लगाया। तो जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, तो पैरेलल में फार्मूला है R/N। तो ये R और R 2 है ना, 2, N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम इन दोनों को पैरेलल में लगाते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है R/2। R और R को पैरेलल में लगा दे तो क्या मिलता है, R/2। इससे मिलेगा R/2, इससे क्या मिलेगा, R/2, इससे क्या मिलेगा, R/2, इससे क्या मिलेगा, R/2। 8 रेजिस्टेंस से 4 ग्रुप्स बनाए, और हम दो को किस में लगाया, पैरेलल में। तो जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। R और R पैरेलल में लगा दो, R/2 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 R/2, ये हमें 4 रेजिस्टेंस मिले। अब इन सारे ग्रुप्स को सीरीज में लगा दे, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 प्लस R/2। ठीक, सीरीज में जब हम लगाते हैं ना, तो सीरीज में इस तरह होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये जो 2 रेजिस्टेंस है, इसको पैरेलल में लगाया, इसको पैरेलल में लगाया, इसको पैरेलल में लगाया, इसको पैरेलल में लगाया, तो 8 रेजिस्टेंस को 2 ग्रुप्स में पैरेलल में लगाया, तो क्या रिजल्ट आया, R/2 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 R/2। अब इन 4 ग्रुप्स को सीरीज में लगाया, किसमें, सीरीज में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, यू विल गेट 4R/2 and you will get 2R.
that is the equivalent resistance, and the correct option is option B in 131. Now 132, a hollow conducting sphere of radius r have charge q on the surface. What is the electric potential within the sphere will be what? 0. 132, देख इधर इसमें आ रहे ऑप्शन ए, विदिन द स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर याद रखिए जब कंडक्टिंग वायर होता है, कंडक्टिंग रॉड होता है, कंडक्टिंग स्फेयर होता है, तो उसके अंदर नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो नेट चार्ज विद इन द स्फेयर क्या होगा? 0। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी विद इन द कंडक्टिंग स्फेयर 0 होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल के लिए नेट चार्ज का होना जरूरी है। तो पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइड बाय आर, विद इन द स्फेयर नेट चार्ज 0, विद इन द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, विद इन द स्फेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विद इन द स्फेयर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज वी नो दैट द कंडक्टिंग स्फेयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस पे, कंडक्टिंग स्फेयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस पे चार्ज होता है, विद इन द स्फेयर नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए विद इन द स्फेयर पोटेंशियल भी 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो इसके लिए ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 132 ऑप्शन ए। 133 को देख ले। 133, in a typical lighting flash of potential difference between discharge point is 10 raised to the power 9 volt and the charge is 30 coulomb. What is the energy stored? Option B. 133 में आ रहे ऑप्शन बी। देखे इधर, एनर्जी या वर्क, पोटेंशियल बराबर होते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क या एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। तो पोटेंशियल कितना है? 10 raised to the power 9 और चार्ज 30 कूलम, ये हो जाएगा 30 इंटू 10 raised to the power 9 या 3 इंटू 10 raised to the power 10 जूल। ये जो है ना, ये हुआ एनर्जी या ये हो गई वर्क। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 133 ऑप्शन बी। ये फार्मूले, एनर्जी बराबर है पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज के। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। नाउ 134, the energy stored in the capacitor of capacitance C connected an voltage source V 1/2 CV square, option C। 134 में C और energy stored in capacitor 1/2 CV square, that is the energy stored in capacitor। 135, ठीक। 135 में देखे, 135 में है the ratio of the force between two small conducting sphere charged to the constant potential and air to the medium of dielectric constant 2:1। 135 में आ रहे हैं, 135 में है ऑप्शन सी। किस तरह ऑप्शन सी? देखे इधर, आपको कह रहे हैं कि एक डायलेक्ट्रिक है, उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 है। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करें इन एयर और इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करें इन मीडियम। तो देखे, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर या वैक्यूम, ये तो अपनी जगह पे आया एयर में, और मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है एफ एयर डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। वैक्यूम और एयर एक ही चीज है, ठीक, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स सेम ही होता है। तो देखिए, एफ एयर रेशो एफ एयर और डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है? 2। तो ये कैंसिल और इससे आएगा 1:1/2। ये 2 इधर आ जाएगा 2:1, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 1s are 2:1, 2:1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। 136 को देखे, if an electron have the initial velocity in a direction different from that of electric field, then the path followed by the electron is always straight। 136 में आ रहे ऑप्शन ए, ठीक। किस तरह ऑप्शन है? देखे, electric field do not change the direction of the charged particle, electric field only speed up or slow down what? the charged particle। electric field में आप चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं ना, तो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब मैं नेगेटिव चार्ज को छोड़ता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगी और स्ट्रेट जाएगी। जब पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी और स्ट्रेट जाएगी। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी और स्ट्रेट जाएगी।
तो इसलिए ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड, द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। ऑप्शन ए 137 में देखिए, a charge is moved against the Coulomb force, then work done by the electric field or energy is used from outside source। ऑप्शन बी, जब एक चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे तो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा या कोई और सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आप चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में ला रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे, तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा इस चार्ज के ऊपर कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होती है डाउन, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है डाउन। तो मैं किसी बॉडी को जब ऊपर ले जाऊंगा ना, ऊपर ले जाता हूँ, तो फिर क्या होता है, फिर मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन जो है ना, ये बॉडी तो खुद जा रही है ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। जब भी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इस बॉडी पे। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में वर्क नहीं चाहिए, बॉडी खुद जाती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में बॉडी को ले जाता हूँ तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा तब एक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जाएगी। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, आप चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाओगे तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन करोगे, द एनर्जी यूज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ऑप्शन बी 137। 138, 1 million electron are added to a pith ball, the charge is what? 1 million इलेक्ट्रॉन जो है ना एक बॉल के ऊपर हमने ऐड किए, उस पे कितना चार्ज आएगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देखिए किस तरह, 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻⁶ के। 10⁻⁶ को 1 मिलियन कहते हैं। हमने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो कितना चार्ज आएगा इस बॉडी के ऊपर? तो चार्ज बराबर होता है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी वैल्यू क्या है? 1 मिलियन। कितने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए? 1 मिलियन, 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻6 - 19, 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम। That is the charge stored on the pith ball when we add 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किए, हमने इलेक्ट्रॉनों को ऐड किया है, तो इस पे इतना चार्ज आएगा, -1.6 × 10⁻⁻13। 138 में भी। 139, a charge is uniformly distributed over the large iron plate, the electric field is 40. If the iron plate is replaced by copper plate with the same geometrical dimension and the same charge, the electric field will remain 40. 139 ऑप्शन सी। देखिए, अगर आप आयरन लेते हैं और कॉपर लेते हैं, और आयरन और कॉपर की डायमेंशन भी सेम है और उस पे चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डिपेंड करता है चार्ज पे। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है शीट पे, चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्वेश्चन में ये है कि आयरन शीट और जो कॉपर शीट है उसकी साइज भी सेम और दोनों पे चार्ज भी सेम, तो चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होता है? चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आयरन शीट पे जितना चार्ज है उतना कॉपर पे भी है, और आयरन शीट की जितनी एरिया है उतनी ही एरिया कॉपर की भी है। तो चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। आयरन और कॉपर की चार्ज डेंसिटी सेम हो गई, और जब चार्ज डेंसिटी सेम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों पे सेम होगा। तो अगर आयरन की इलेक्ट्रिक फील्ड है 40 तो कॉपर के लिए भी होगा 40, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ 140 को देखें। 140 में बता रहे कि टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम are 1/2 meter apart. The ratio of the Coulomb force experience 1:1. 140 में आ रहे ऑप्शन ए। देखे, एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। ठीक, ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो किस रेशो से लगाएगा? 1 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम पे ज्यादा चार्ज लगाएगा या 4 माइक्रोकूलम 1 पे ज्यादा चार्ज लगाता है? तो हम कहते हैं
कि कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगाता है दूसरा चार्ज भी फर्स्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है, और उनकी जो फोर्स रेशो है वो होगी 1:1। दे एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 140 ऑप्शन ए। 141 टू चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग ईच ऑफ रेडियस r and r meter are away from each other, the force between them will be ऑप्शन ए। देखिए ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इनका रेडियस है r कैपिटल R और इनके बीच डिस्टेंस है स्मॉल r एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द चार्जेस। तो जब चार्जेस के बीच डिस्टेंस ज्यादा हो चार्जेस के साइज के मुकाबले में तो फिर कूलम लॉ एप्लीकेबल है, और फिर इन दोनों स्फीयर के बीच फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और अगर इन दोनों पे इक्वल चार्ज है Q चार्ज है तो फिर Q1 और Q2 की जगह हम क्या लगाते हैं Q। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी ऑप्शन ए 141 ऑप्शन ए। इतना फोर्स होगा क्यों? क्योंकि चार्जेस की साइजेस कम है और चार्जेस के बीच डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब ऐसा होता है कि चार्जेस की साइजेस कम हो और चार्जेस के बीच डिस्टेंस ज्यादा हो फिर कूलम लॉ एप्लीकेबल होती है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ 142 द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 0। 142 में है ऑप्शन ए। ये मैंने बताया इनसाइड द कंडक्टिंग शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये अब कंडक्टिंग स्फीयर है, शेल है, जब हम इसको चार्ज करते हैं ना तो ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है। ये कंडक्टिंग रॉड जिस शेप का भी हो कंडक्टर, वो रॉड शेप का हो स्फेरिकल शेप का हो, हमेशा कंडक्टर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि हमने स्फीयर को चार्ज दिया वो तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 142 में ऑप्शन ए। 143 को देखें टू प्लेट्स आर 1 centimeter apart and the potential difference between them is 10 volt, the electric field between them is 1000। 143 में आ रहे C, क्या आ रहे इसमें C, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R के। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है 10 वोल्ट और डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन 1 × 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करोगे 100 पे डिवाइड करोगे या 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करोगे। ये डिस्टेंस जो था वो था 1 सेंटीमीटर, ये बराबर है 10⁻⁻² मीटर। तो ये हुआ 10 और ये -2 ऊपर जाके क्या हुआ 10⁻² 10 और 10⁻² बराबर है 100। 10 × 100 1000 वोल्ट पर मीटर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑप्शन सी 143 ऑप्शन सी। 144 द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल इज द रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी आर द सेम थिंग। मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है ऑप्शन डी। मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है इनफाइनाइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल इज ऑलवेज इनफाइनाइट ऑप्शन डी। An electric field can deflect alpha particle, X-rays, neutron, gamma, alpha। 145 option C। Electric field alpha, gamma, X-rays और न्यूट्रॉन, इसमें से किसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट एक्सेलरेट स्पीड अप और स्लो डाउन द चार्ज पार्टिकल। तो अल्फा पे तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा तो अल्फा को डिफ्लेक्ट करेगा। गेमा पे चार्ज नहीं, एक्सरेस पे चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इसको डिफ्लेक्ट नहीं करता, चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है ऑप्शन सी 145। 146 द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। 146 में है ऑप्शन ए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के न्यूटन पर
कूलम। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। 147 को देखें, द डायमीटर साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻14 मीटर, ऑप्शन डी। ठीक, 147 में है डी, डायमीटर of the nucleus is almost 10⁻⁻14 meter, option D. 148, the rate of decay of radioactive substance decreases exponentially with time, 148 option C. ठीक, रेट ऑफ डिके जो है ना, रेट ऑफ डिके क्या मतलब, अगर 100 एटम मौजूद होते हैं इनिशियली ना, तो एक हाफ लाइफ में कितने डिके हो जाते हैं, एक हाफ लाइफ में 50 एटम डिके होते हैं, लेकिन सेकंड हाफ लाइफ में 25 एटम डिके होते हैं और थर्ड हाफ लाइफ में 12.5 एटम डिके होते हैं। तो जितना टाइम गुजरता है रेट ऑफ डिके कम हो जाता है। पहले हाफ लाइफ में ज़्यादा एटम डिके होते हैं, दूसरे हाफ लाइफ में कम एटम डिके होते हैं, तीसरे हाफ लाइफ में और कम, चौथे में और कम, इस तरह। तो द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद time, option C. 149, the half-life of the radium is 1600 year. Which of the following fraction of the sample remain undecayed after 6400 year? Option D is the correct option. 149 में है D। देखे, हाफ लाइफ है एक सैंपल का 1600 years, ये एक सैंपल का हाफ लाइफ है। तो आफ्टर 6400 years गुजरने के बाद कितना फ्रिक्शन रिमेन अनडिके होगा। तो सुन ले, एक हाफ लाइफ 1600 ईयर है, तो 6400 ईयर में कितने हाफ लाइफ हो गए, 1600 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 6400। अगर एक हाफ लाइफ 1600 ईयर का है तो 6400 ईयर में 4 हाफ लाइफ हो गए, कितने हो गए, 4। तो सुन ले, एक हाफ लाइफ में रिमेनिंग फ्रिक्शन कितना होता है, एक हाफ लाइफ में कितना सैंपल बाकी होता है, 1/2। दो हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल रहता है, 1/4। इतना डिके, 3/4 डिके और 1/4 रिमेनिंग। और तीसरे हाफ लाइफ के बाद 1/8 रिमेनिंग, 7/8 डिके। और 4 हाफ लाइफ के बाद जब 4 हाफ लाइफ गुजर जाए तो फिर 1/16 रिमेनिंग और 15/16 डिके। 15/16 रेशो डिके खत्म, 1/16 रेशो अनडिके ये बाकी होता है। तो एक हाफ लाइफ के बाद 1/2 सैंपल रिमेनिंग, 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4 सैंपल रिमेनिंग, 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 सैंपल रिमेनिंग और 4 हाफ लाइफ के बाद 1/16 सैंपल रिमेनिंग। और अगर 1600 ईयर एक हाफ लाइफ है तो 6400 ईयर में 4 हाफ लाइफ होंगे और 4 हाफ लाइफ के बाद 1/16 ऑफ द सैंपल रिमेनिंग होता है, अनडिके होता है, बाकी खत्म हो जाता है। तो इसमें है ऑप्शन डी, 149 ऑप्शन डी। 150 में देखे, द डिके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सैंपल। डिके कांस्टेंट ये है लैम्डा, इसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। हाफ लाइफ बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाय डिके कांस्टेंट। ये डिके कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी सैंपल पे, ऑप्शन डी। 150 में आ रहा है ऑप्शन डी। ठीक, 151 को देखें, रेडियोएक्टिव सैंपल विद द हाफ लाइफ ऑफ 1 मंथ हैज एक्टिविटी 2 माइक्रोक्यूरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एक्टिविटी 2 months अर्लियर। देखे, एक सैंपल का हाफ लाइफ है 1 month, कितना, 1 month, और उस टाइम अभी उसकी जो डिके रेट है ना, डिके रेट वो है 2 क्यूरी पर सेकंड। डिके रेट क्या है, 2 माइक्रो क्यूरी पर सेकंड, ये उसकी डिके रेट है। तो 2 मंथ पहले उसकी डिके रेट क्या होती, 2 मंथ पहले, अभी उसकी डिके रेट है 2 माइक्रो क्यूरी पर सेकंड। 2 माइक्रो क्यूरी पर सेकंड इसकी डिके रेट है। तो 2 महीने बाद नहीं, 2 महीने पहले डिके रेट क्या होता, तो 2 महीने पहले, इससे 1 महीने पहले 4 माइक्रो क्यूरी पर सेकंड होती और उससे 1 महीने पहले 8 माइक्रो क्यूरी पर सेकंड। तो अगर अभी डिके रेट है 2 तो 2 महीने पहले वो होती 8, क्योंकि हाफ लाइफ में हम पढ़ते हैं कि अगर उसका हाफ लाइफ 1 मंथ है तो 1 मंथ बाद उसकी डिके रेट 8 से 4 और 2 मंथ बाद उसकी डिके रेट 4 से 2।
हर हाफ लाइफ के बाद डिके रेट हाफ हो जाता है। तो अगर अभी उसकी डिके रेट 2 माइक्रो क्यूरी पर सेकंड है तो 2 महीने पहले उसकी डिके रेट क्या होती? तो 2 महीने पहले वो होती 8 माइक्रो क्यूरी पर सेकंड। क्यों? क्योंकि अभी 2 है, इससे 1 महीने पहले 4 होती और उससे 2 महीने पहले 8 होती। 8 होती 1 महीने बाद 4, 2 महीने बाद 2, और अगर 2 महीने बाद पूछ ले तो 1 और 0.5। तो एक सैंपल का हाफ लाइफ 1 मंथ है, अभी उसकी डिके रेट ये है। इससे 2 महीने बाद नहीं पूछता, इससे 2 महीने पहले पूछता है कि इस रेट से 2 महीने पहले रेट क्या होती। तो 1 महीना पहले ये और 2 महीने पहले ये, तो 2 महीने पहले रेट 8 होती। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 151 ऑप्शन बी। ठीक, 152 को देखे। Which of the following is the highest frequency of the series limit of the Balmer series? देखिए बाल्मर सीरीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? हमें पता है कि बाल्मर सीरीज में जब वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टेस्ट हो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लॉन्गेस्ट। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 4/r, ये हमें पता है। मिनिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज है 4/r, ये है मिनिमम वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में। अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा एंड f इज इक्वल टू v बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं। शॉर्टेस्ट, जब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट होती है। अब बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? v बाय लेमडा, और v की जगह हमने क्या पुट किया? c, स्पीड ऑफ लाइट है ना, और डिवाइड बाय शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है? 4/r, क्योंकि जब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट होगी। 4/r ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा RC डिवाइड बाय 4, दैट इज द लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी इन बाल्मर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करो, वो ये है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई लॉन्गेस्ट, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है v बाय लेमडा, c बाय लेमडा। लेमडा की जगह ये वैल्यू पुट करो, you will get RC divided by 4. 153. The wavelength of the Lyman series lie on the ultraviolet region. Option B. 152 में आ रहे ऑप्शन ए, ये था 152 ऑप्शन ए। 153 में देखे, the wavelength of Lyman series lie in the ultraviolet region. ऑप्शन बी। Lyman series किस रीजन में लाई करता है? अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल में और पास्चन इंफ्रारेड में। तो Lyman series का पूछ रहे अल्ट्रावायलेट। 154 में देखे, the energy of the ground electronic state of hydrogen atom is minus 13.6. The energy of the second excited state, देखे second excited state थर्ड शेल को कहते हैं। फर्स्ट शेल में एनर्जी होती है हाइड्रोजन के पास minus 13.6, सेकंड शेल में minus 3.4, थर्ड शेल में minus 1.51, फोर्थ शेल में minus 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब देखे अब यह है फर्स्ट शेल ग्राउंड स्टेट, यह है सेकंड शेल और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यह है थर्ड शेल और सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आपसे पूछते हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट? सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड शेल को कहते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड शेल को कहते हैं, और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी होती है -1.51, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 154 ऑप्शन बी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड शेल को कहते हैं, और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है। नाउ 155, फॉर मेटेलिक वायर द रेशियो ऑफ V ओवर I इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। रेशियो ऑफ V ओवर I किसे कहते हैं? रेशियो ऑफ V ओवर I रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो मेटेलिक वायर में V ओवर I की रेशियो का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा? V ओवर I से तो रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी है और इनवर्स। कंडक्टर में डायरेक्ट रिलेशन है और सेमीकंडक्टर्स में इनवर्स रिलेशन है। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। V और I की रेशियो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। ऑप्शन डी। 155 में क्या आ रहा है? ऑप्शन डी कि V और I की जो रेशियो है रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर के साथ
बढ़ती है या कम होती है, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द मेटल पे, कि ये कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है। 155 ऑप्शन डी। 156 द लेंथ ऑफ द वायर डबल इट कंडक्टर्स बिकम हाफ। 156 बी। 156 में क्या आ रहे, बी। देखे लेंथ को डबल करे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए कंडक्टेंस का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन और रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, लेकिन जब लेंथ डबल होती है तो कंडक्टेंस हाफ। लेंथ डबल कंडक्टेंस हाफ, तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। व्हेन द लेंथ डबल द कंडक्टेंस बिकम हाफ। ऑप्शन बी। 156 option B. 157 three resistance 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel to the voltage source of 10 volt. What is the potential difference across 3 ohm resistance? देखें तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, ये 2 ohm, ये 3 ohm और ये 5 ohm। 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। इसमें कितना वोल्टेज जाएगा, 10 वोल्ट। इसमें कितना जाएगा, 10 वोल्ट। इसमें कितना जाएगा, 10 वोल्ट। पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उस सारे रेजिस्टेंस में वही वोल्टेज ड्रॉप होता है जो सोर्स का रेजिस्टेंस हो। सोर्स का रेजिस्टेंस 10 है, इधर भी 10 ड्रॉप होगा, इधर भी 10 ड्रॉप होगा, इधर भी 10 ड्रॉप होगा, तो तीन ओहम रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज जाएगा जो सोर्स का है, 10 वोल्ट जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 157 ऑप्शन डी। 158 को देखें, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ऑप्शन डी। 158 में आ रहे ऑप्शन डी। देख हीट का करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, आई स्क्वायर आर टी। करंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट, रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट और टाइम के साथ डायरेक्ट। ऑप्शन डी 158। 159 को देखें, the internal resistance of the cell may be expressed as option C। 159 option C। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होते हैं, हमें पता है कि ईएमएफ बराबर है आई आर प्लस आई आर। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आर स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू आई कॉमन ले, आर प्लस आर, ये आई इधर लाओ तो ईएमएफ डिवाइड बाय आई इक्वल्स टू आर प्लस आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना, इसको इधर कर ले, ईएमएफ डिवाइड बाय आई माइनस आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला, ईएमएफ डिवाइड बाय आई माइनस कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 160 no force act on the current carrying conductor when it placed parallel to the magnetic field। 160 ऑप्शन सी। कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह रख के कि उस पर फोर्स नहीं लगेगा, पैरेलल। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर का फार्मूला है आई एल बी साइन थीटा। जब मैं कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखूं तो पैरेलल में कितनी एंगल होती है, पैरेलल में एंगल होती है 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे क्या होगा, 0, जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 161 द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड परमेबिलिटी। क्या, परमेबिलिटी। 161 कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कर सके, उसको परमेबिलिटी कहते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल हैव हाईएस्ट एमिशन वेवलेंथ। ऑप्शन डी। हाईएस्ट एमिशन वेवलेंथ जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में आ जाए, ये है। जब इधर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट होगा, इधर शॉर्टेस्ट एनर्जी एमिट होगी, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ। बाकी जो है ना आपको गिवन है n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। ठीक इस तरह गिवन है n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2। जब इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाता है तो ये तो एमिशन नहीं है, ये तो एब्जॉर्प्शन है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में तब जाएगा जब वो एनर्जी गेन करे, तो ये एब्जॉर्प्शन है। और इधर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट में आया, इधर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम। इधर इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कम होगी, जो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से 2 में आया ना, 5 शेल से 2 में आया, इधर इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी
एमिट करेगी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो हाईएस्ट वेवलेंथ ये है और शॉर्टेस्ट एनर्जी ये है। तो 162 में आ रहे ऑप्शन डी। 163, द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन इट कैन बी एमिटेड। इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, कितने स्पेक्ट्रल लाइन एमिट हो सकते हैं? 3। 163 में है सी बी, 3 एमिट हो सकते हैं। 163 ऑप्शन बी। किस तरह देखें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड शेल को कहते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड शेल को कहते हैं। तो जब इनकी वैल्यू 3 हो तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो सकते हैं, इसके लिए ये फार्मूला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का ये फार्मूला है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अब किस शेल में इलेक्ट्रॉन है? थर्ड में, तो 3 इंटू 3-1 डिवाइड बाई 2, 3 और 3-1 2 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल और क्या रह गया? 3। तो ये है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, 3 इंटू 3-1 2, 2 3 6 डिवाइड बाई 2, 3 स्पेक्ट्रल लाइन ये एमिट करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 164, द काइनेटिक एनर्जी with which the electrons strike with the target element equals to eV0. The kinetic energy in the photoelectric effect, the kinetic energy with the electron in the photoelectric effect equals to eV0. That is the kinetic energy. Option D is the correct option. 164, option D. 165, calculate the energy of photon having frequency 3 into 10 raised to the power 18 hertz. फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3 into 10 raised to the power 18 हर्ट्ज और एनर्जी मालूम करनी है। तो एनर्जी बराबर होती है HF के, H की वैल्यू है 6.63 into 10 raised to the power -34 और ये है 3 into 10 raised to the power 18। तो इससे 3 into 6.6 इससे ऑलमोस्ट आता है 19.89, 19.89 into 10 raised to the power -34 प्लस 18 -16, -34 से 18 निकाले -16 और 6.6 से 3 मल्टीप्लाई करें 19.8। द एनर्जी इक्वल्स टू इतनी जूल। E इज इक्वल टू HF, फ्रीक्वेंसी गिवन है और H की वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 × 10⁻³ -34। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 165 में आ रहे डी। 166 को देखे, इन पेयर प्रोडक्शन द टाइप ऑफ फोटोन यूज गामा रेज। ऑप्शन डी, पेयर प्रोडक्शन के लिए कौन से रेज यूज होते हैं? गामा रेज। गामा रेज पे पेयर प्रोडक्शन होता है, एक्स रेज पे कॉम्पटन इफेक्ट होता है और विजिबल लाइट पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल लाइट पे होता है, कॉम्पटन इफेक्ट एक्स रेज पे होता है और पेयर प्रोडक्शन गामा रेज पे होता है। ऑप्शन डी। 167, in photoelectric effect removal of electron is observed at a low energy. Option A। 167 ए देखे, in photoelectric effect occur at lower energy। ये याद रखिए, photoelectric effect occur at lower energy। lower मीन कम एनर्जी पे होता है, विजिबल लाइट की एनर्जी तो कम होती है, तो photoelectric effect occur at lower energy। कॉम्पटन इफेक्ट अकर एट इंटरमीडिएट एनर्जी, कॉम्पटन इफेक्ट इंटरमीडिएट एनर्जी पे होता है और पेयर प्रोडक्शन अकर एट हाई एनर्जी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर एट अ लोअर एनर्जी। ऑप्शन ए। 166। 168, डोनर इम्प्योरिटीज। ग्रुप 5 को डोनर इम्प्योरिटीज कहते हैं। जब आप सेमीकंडक्टर के साथ ग्रुप 5 ऐड करते हैं, ग्रुप 5, तो सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इसको डोनर कहते हैं। तो ग्रुप 5 को डोनर कहते हैं। एंटीमनी आर्सेनिक इस तरह। ऑप्शन सी। डोनर एलिमेंट कौन से है? ग्रुप 5 आर कॉल्ड डोनर। व्हेन ग्रुप 5 ऐड विद सेमीकंडक्टर, देन ग्रुप 5 प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डोनर। 169, ट्रांजिस्टर is also used as a switching device. Option B। 169, option B। 170, both germanium and silicon belongs to। germanium और सिलिकॉन किस ग्रुप के एलिमेंट है? ग्रुप 4। जर्मीनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और ये ग्रुप 4 के एलिमेंट है। 170, ऑप्शन ए। 171, the width of depletion region increase under forward bias, increase under reverse bias। ऑप्शन सी। डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है ना, आप रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन को लगाए तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ में इजाफा हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में सेमीकंडक्टर
एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन की वेट बढ़ जाती है, और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डिप्लीशन रीजन की वेट कम हो जाती है। तो 171 ऑप्शन सी। 172 in photoelectric effect experiment the frequency above cut up the number of electron ejected is proportional to option D the intensity of incident light। देखिए जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, फिर फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करता है? ये बात याद रखिए कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट। इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो, इंटेंसिटी मीन नंबर ऑफ फोटोन, इनकमिंग लाइट के साथ नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो, ज्यादा फोटॉन्स हो, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो फोटॉन्स पड़ेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ज्यादा करंट होगा। फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट, ऑप्शन डी। 173 द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर रिप्लेस बाय डाइलेक्ट्रिक। जब हम कैपेसिटर के प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक पुट करें, जब हम कैपेसिटर के प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक पुट करें, यह है पॉजिटिव प्लेट, यह है नेगेटिव प्लेट, इसके बीच हम डाइलेक्ट्रिक पुट करें तो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जब हम प्लेट्स के बीच, कैपेसिटर के प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो उससे क्या होता है? प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ गई और एनर्जी बढ़ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, बोथ कैपेसिटेंस एंड एनर्जी इंक्रीजेस। जब वोल्टेज कम हो गई तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, इससे एनर्जी भी बढ़ गई, ऑप्शन सी। 173 ऑप्शन सी। 174 एन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन द वोल्टेज डबल द करंट हाफ। याद रखे ट्रांसफार्मर में करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन? इनवर्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है। जब आप वोल्टेज को डबल करते हैं तो करंट हाफ हो जाता है ताकि पावर क्या रहे? कांस्टेंट। ट्रांसफार्मर में करंट और वोल्टेज का ये रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जब वोल्टेज डबल होती है तो करंट हाफ हो जाती है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन द वोल्टेज डबल करंट बिकम हाफ, ऑप्शन सी। 174 ऑप्शन सी। अब सेकंड लास्ट जो है ना वो एक्शन और रिएक्शन से है। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर एक्स एंड वाई कैरी करंट जो है ना, देखिए ये 3 एम्पेयर करंट कैरी करता है और ये 5 एम्पेयर करंट। ये 5 एम्पेयर 3 एम्पेयर के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगा रहे 5 × 10⁻⁻5 न्यूटन टू द राइट की तरफ। तो ये 3 एम्पेयर वाला कंडक्टर 5 एम्पेयर वाले कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाएगा? 5 × 10⁻5 न्यूटन, लेकिन राइट की तरफ नहीं, ये लगाएगा फोर्स टू द लेफ्ट, ये फोर्स लगाएगा टू द लेफ्ट। देखिए एक्शन रिएक्शन, ये कंडक्टर 3 एम्पेयर करंट कैरी करता है, ये कंडक्टर 5 एम्पेयर करंट कैरी करता है, लेकिन ये कंडक्टर इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये कंडक्टर भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। These two conductors will exert equal force on each other। ये कंडक्टर इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये कंडक्टर भी इसके ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर इसके ऊपर राइट की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये कंडक्टर इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो ये था 175 ऑप्शन डी। एंड द लास्ट वन, current is measured the amount of charge that move past per unit time, option D। 176 current क्या है? How much charge flow in how much time। So this is all about the discussion of the physics class, then a today test। Thank you very much।